हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी लीगल फ्रेंड और गाइड मिस दिव्या ओझा। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ज्यूरिस दिव्या में। उम्मीद करती हूं आप भूले नहीं होंगे, ना ही मुझे ना ही मेरे इस चैनल को। आप सब अपने घरों में सुरक्षित हैं, अपने अपनों के साथ खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ऐसी मैं उम्मीद करती हूं और मेरी ईश्वर से यही कामना भी है। बहुत वक्त से मैं आपके लिए कोई वीडियो नहीं पोस्ट कर पाई। उसका सबसे बड़ा और एकमात्र कारण बस ये है कि जो विधि का क्षेत्र है ना, वो बहुत ज्यादा विस्तृत है और हर एक्ट अपने आप में विस्तृत है, रिलेवेंट है, उसकी अपनी एक इंपॉर्टेंस है। लेकिन मैं चाहती थी कि मैं अपने इस वीडियो में एक ऐसा टॉपिक लेकर आऊं जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित हों। तो जो टॉपिक मैं लेकर आई हूं वो बहुत रिलेवेंट है और उम्मीद करती हूं आपको पसंद भी आएगा। 498A ऑफ द आईपीसी एंड सेक्शन 3/4 डावरी प्रोहिबिशन एक्ट। ये टॉपिक चूज करने का जो एक मात्र कारण है वो ये है कि बहुत सारे लोगों को इस बात के लिए जागरूक करना, बहुत सारी महिलाओं को इस बात के लिए जागरूक करना कि उनके अधिकारों को वो कैसे सुरक्षित और संरक्षित रख सकती हैं, और बहुत सारे ऐसे लोगों को भी अवेयर करना जो कहीं ना कहीं इन एक्ट्स के, इन धाराओं के दुरुपयोग से पीड़ित हैं। तो मैं दोनों ही पक्षों को लेकर वीडियो आज पोस्ट कर रही हूं, ना सिर्फ एक पक्ष को लेकर बल्कि उस पक्ष को लेकर भी जिसके खिलाफ मुकदमे किए जाते हैं या जो इन धाराओं के मिसयूज से पीड़ित होते हैं, सफर करते हैं। तो पहले बात करते हैं 498A की। हम 21वीं सदी में हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, सरकार बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं बनाती है, लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि आज भी हमारे देश में महिला चाहे किसी भी वर्ग की हो, वो सक्षम नहीं है कि वो अपने अधिकारों को सुरक्षित और संरक्षित कर सके। कई बार दहेज जैसे कोड की वजह से और कई बार बिना किसी कारण के उसे क्रूरता झेलनी पड़ती है, प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। तो 498A इज अबाउट हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ अ हस्बैंड ऑफ अ वुमन सब्जेक्टेड हर टू क्रूएल्टी। अगर किसी महिला का, किसी स्त्री का पति या उसके नातेदार उस महिला के साथ क्रूरता का व्यवहार करते हैं तो उन्हें इस धारा के तहत अपराधी माना जाएगा और जो उन्हें सजा दी जाएगी वो 3 वर्ष से कम की नहीं होगी। इसके साथ ही साथ फाइन का भी प्रावधान किया गया है। आप, जैसा कि मैंने बताया कि 498 क्या है, तो इस धारा का जो सबसे बेसिक इंग्रेडिएंट है, इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, वो है क्रूएल्टी। तो ये भी जानना बहुत जरूरी है कि क्रूएल्टी क्या है, क्योंकि बहुत बार बहुत सारे एक्ट्स ऐसे होते हैं जो जानबूझकर किए जा रहे हैं, बट हम ये सोचते हैं कि इग्नोर कर देते हैं, और होता फिर ये है कि उसका जो एक फाइनल रिजल्ट होता है वो बहुत ही भयानक होता है, जिसके बारे में कभी हमने सोचा ही नहीं होता। तो 2 एक्सप्लेनेशन दिया गया है 498A के तहत क्रूरता को लेकर कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जो एक हस्बैंड और उसके नातेदार एक स्त्री के साथ करेंगे, किसी महिला के साथ करेंगे, तो 498 के तहत वो क्रूरता की श्रेणी में आएगा। और क्रूरता फिजिकल भी हो सकती है, मेंटल भी हो सकती है। फिजिकल वायलेंस दिख जाता है बहुत बार, इट अपियर्स, बट जो मेंटल वायलेंस होता है वो समझ ही नहीं आता, और बहुत बार समझ आता भी है तो देन एक औरत ये सोचती है कि नहीं, घर चलाने की जिम्मेदारी, एक रिश्ते को सफल बनाने की जिम्मेदारी उसकी है, तो उसे चुप रहना चाहिए। और उसका फिर रिजल्ट ये होता है कि वो इग्नोर करती जाती है घर के लिए, परिवार के लिए, और फिर मजबूरी में कई बार उसे अपना जीवन भी खत्म करना पड़ जाता है।
तो पहली जो श्रेणी है क्रूअल्टी की, क्रूरता की, वो है कि एक स्त्री के साथ अगर उसका पति या उसके पति के जो रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, वो अगर सोच समझकर कोई ऐसा कृत्य करते हैं जो ऐसी प्रकृति का है जिससे कि उस स्त्री की आत्महत्या करने की संभावना है, या उसे उसके हेल्थ को, उसके बॉडी पार्ट्स को, अंगों को या फिर उसके स्वास्थ्य को सीरियस इंजरी, ग्रेव इंजरी और डेंजर पहुंचाए जाने की संभावना है, तो वो क्रूवल्टी की श्रेणी में आएगा। दूसरा है, अगर किसी स्त्री का पति या उसके नातेदार उस स्त्री को इसलिए प्रताड़ित करते हैं क्योंकि उसके घर वालों ने या उसने प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी की मांग पूरी नहीं की, या फिर वो चाहते हैं कि किसी प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी की मांग पूरी उनके द्वारा की जाए, और तब उस मांग को पूरा करवाने के लिए अगर किसी स्त्री का पति और उसके नातेदार उसे प्रताड़ित करते हैं तो वो भी क्रूरता की श्रेणी में आएगा। उसे परेशान करते हैं, क्षति पहुंचाते हैं, तो वो क्रूरता की श्रेणी में आएगा। और इन दोनों ही तरीके से की गई क्रूएल्टी के लिए एक हस्बैंड और उसके जो रिलेटिव्स हैं वो 3 वर्ष की सजा के भागी होंगे और उनके खिलाफ फाइन भी इंपोज किया जा सकेगा। ये हो गया 498A की बात। अब हम बात करेंगे 3/4 डावरी प्रोहिबिशन एक्ट की। तो ये एक्ट बना 1961 में, और ये एक्ट ना सिर्फ दहेज लेने को रोकने के लिए बना बल्कि देने को रोकने के लिए भी बना। इवन इस एक्ट के तहत वो लोग जो उत्प्रेरित करते हैं किसी को दहेज लेने या देने के लिए, उन्हें भी अपराधी की श्रेणी में रखा गया। धारा 2 प्रावधान करती है कि दहेज किसे कहते हैं। तो ये जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी है कि दहेज की श्रेणी में किसे रखा जाएगा, कौन सी ऐसी चीजें हैं। तो विवाह का, मैरिज में 2 पार्टीज होती हैं, वर पक्ष, वधु पक्ष। इन दोनों में से एक पक्ष दूसरे पक्ष को विवाह के समय पहले या बाद में कभी भी डायरेक्टली और या इनडायरेक्टली कैसे भी कोई प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी देता है या देने का अग्रीमेंट करता है, या फिर एक पक्षकार के पेरेंट्स या अन्य व्यक्ति दूसरे पक्षकार या अन्य व्यक्ति को देने का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई भी प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी देने का अग्रीमेंट करते हैं या देते हैं, तो वो धारा 2 के तहत दहेज की श्रेणी में आएगा। ये माना जाएगा कि जो ये अग्रीमेंट हुआ या जो उन्होंने दिया वो जो है वो दहेज है, वो डावरी है। लेकिन वो जो लेना देना है वो विवाह से संबंधित होना चाहिए, फिर चाहे वो विवाह के पहले हो, विवाह के समय हो या विवाह के बाद हो, डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। लेकिन विवाह का एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को, या फिर एक पक्षकार के माता पिता और अन्य व्यक्ति दूसरे पक्षकार के माता पिता या अन्य व्यक्ति को या दूसरे पक्षकार को अगर देते हैं, देने का अग्रीमेंट करते हैं। लेकिन वो लोग जो मुस्लिम पर्सनल लॉ से गवर्न है, तो मेहर की रकम इसके तहत नहीं आएगी। अब ये बात हो गई दहेज की कि दहेज किसे कहते हैं। अब हम बात करेंगे धारा 3 की। धारा 3 पेनाल्टी फॉर गिविंग और टेकिंग ऑफ डावरी। इस एक्ट के बनने के बाद कोई भी व्यक्ति दहेज लेगा, दहेज देगा या दहेज लेने और देने के लिए उत्प्रेरित करेगा, वो 5 वर्ष तक की सजा का भागीदार होगा, और जो फाइन इंपोज होगा वो 15,000 रुपए होगा। लेकिन कोर्ट विशेष परिस्थितियों में सजा 5 वर्ष से कम की भी दे सकती है, लेकिन वो जो एडिक्वेट रीजन है वो मेंशन करना होगा अदालत को अपने जजमेंट में, अपने निर्णय में। और जो फाइन की रकम होगी वो, या फिर जो दहेज की रकम है, टोटल अमाउंट है, दोनों में से जो भी ज्यादा होगा वो इंपोज किया जाएगा एज अ फाइन। अब इसके तहत एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर शादी के समय
बिना डिमांड के कोई गिफ्ट वधू को दिया जा रहा है, तो वो इस जो एक्ट है डावरी प्रोहिबिशन एक्ट, इसके तहत जो रूल्स हैं, रूल्स में लिस्ट बनाने का जो प्रावधान किया गया, अगर लिस्ट में कोई भी चीज भेंट के रूप में मेंशन है तो वो दहेज के रूप में काउंट नहीं होगी। और ठीक वैसे ही अगर वर को विवाह के समय कोई भी ऐसी चीज एज अ गिफ्ट दी जा रही है जो कि इस एक्ट के तहत रूल्स में जो लिस्ट बनाए जाने का जो प्रावधान किया गया उस लिस्ट में अगर मेंशन है, तो वो दहेज की श्रेणी में नहीं आएंगी। दहेज की श्रेणी में केवल वही चीजें आएंगी धारा 3 के तहत जो कि इस एक्ट के बनने के बाद एक पक्ष दूसरे पक्ष को देगा या लेगा। लेकिन हाँ, अगर वो एज अ गिफ्ट मेंशन है तो वो दहेज की श्रेणी में नहीं आएगा। अब हम बात करेंगे धारा 4 की। धारा 4 इज अबाउट पेनाल्टी फॉर डिमांडिंग डावरी। कोई भी वर या वधु, कोई भी जैसा भी हो, अगर वो कोई भी व्यक्ति वो वर पक्ष या वधु पक्ष के माता पिता, नातेदार, रिश्तेदार या संरक्षक से अगर दहेज मांगते हैं तो उनको जो सजा दी जाएगी वो 6 महीने की होगी कम से कम, लेकिन वो 2 साल तक की हो सकती है। और जो फाइन उनके ऊपर इम्पोज किया जाएगा वो 10,000 रुपए होगा। तो धारा 4 उस व्यक्ति के खिलाफ भी सजा का प्रावधान करती है जो वर या वधु पक्ष में से किसी के माता पिता से या उनके नातेदार या संरक्षक से दहेज अगर मांगता है तो वो भी अपराधी होगा। अब ये बात होगी 498 और 3/4 डीपी एक्ट की। एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपको बताना चाहूंगी वो ये है कि ये दोनों ही जो 498 आईपीसी के तहत और डावरी प्रोहिबिशन एक्ट तो विशेष तौर पर सिर्फ महिलाओं के अधिकारों को सशक्त करने के लिए, महिलाओं को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए बनाया गया। लेकिन जैसे जैसे समय बीता ये भी आज देखने को मिलता है कि वो कानून जो महिलाओं को सशक्त करने के लिए, सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए बनाए गए, आज उनका बहुत ज्यादा दुरुपयोग हो रहा है, बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहा है। और ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस में देखा गया है जिसमें कि लड़के की या उसके घर वालों की या उसके नातेदार रिश्तेदार की, वर पक्ष की कोई गलती ही नहीं होती, बट किसी एक छोटे से डिस्प्यूट को लेकर या शायद किसी एक ईगो प्रॉब्लम को लेकर जो कहीं किसी जगह जाकर अटक जाता है, हर्ट कर देता है, और फिर उसका रिजल्ट ये होता है कि फिर मुकदमे शुरू हो जाते हैं। तो इस चीज को रोकने के लिए ना सिर्फ वर वधु पक्ष को, एक स्त्री को, एक नारी के अधिकारों को सशक्त करने के लिए, सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए जब ये कानून बने उसके बाद ये चीजें नहीं थी दिमाग में कि इनका मिसयूज भी हो सकता है, क्योंकि कोई भी कानून जो है वो ये सोचकर नहीं बनाया जाता कि उसका मिसयूज हो, लेकिन मिसयूज हुआ, इन कानूनों का भी हुआ। और उसे रोकने के लिए बहुत सारे केसेस जब आने लगे तो हमारे हाई कोर्ट्स ने, ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ने बहुत सारे अथॉरिटीज के थ्रू, जजमेंट्स के थ्रू समय समय पर गाइडलाइंस इशू की हैं, अपने वर्डिक्ट्स दिए हैं, ताकि वो एक जिसको बोल सकते हैं कि दोनों पक्षों के संग न्याय कर सकें। जो इक्वल जस्टिस करने के लिए हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उसके अलग अलग बेंचेस ने अलग अलग अथॉरिटीज के माध्यम से बहुत सारे ऐसे गाइडलाइंस को इशू किया जो कि हस्बैंड और उसके रिलेटिव्स, उसके पेरेंट्स को फॉल्स इम्प्लीकेशन से बचाने के लिए इशू किए गए हैं। ये जो 498 और डावरी प्रोहिबिशन एक्ट का जो प्रावधान है जो कि महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए बनाया गया, उसके दुरुपयोग को रोकने के लिए कई बार संज्ञान लेकर हमारे उच्च न्यायालय ने और उच्चतम न्यायालय ने समय समय पर आदेश पारित किए हैं, गाइडलाइंस इशू की हैं। तो इसके तहत आप जो भी केस लॉज हैं रिलेवेंट हैं, आई विल मेंशन all the relevant case laws in the description box and आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर देखिएगा, उन केस लॉज के थ्रू जाइएगा, आपको डेफिनेटली बहुत बेनिफिट होगा
आपको डेफिनेटली बहुत फ़ायदा होगा और आप लाभान्वित होंगे उससे। और अगर कहीं भी आपको कोई भी डाउट लगता है, अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी चीज़ है जो मुझे इस वीडियो में बनानी चाहिए थी बट मैं नहीं आपके लिए पोस्ट कर पाई, वो जानकारी मैं नहीं दे पाई, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप जब तक मुझे नहीं बताएँगे तब तक मैं और बेहतर तरीके से वीडियोज़ नहीं बना पाऊँगी, आपको गाइड नहीं कर पाऊँगी। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा, आप इससे लाभान्वित होंगे और जो मेरी ये कोशिश है, ये आपको कहीं न कहीं बेनिफिट ज़रूर पहुँचाएगी, लाभ ज़रूर पहुँचाएगी। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। प्लीज़ लाइक माय वीडियो, प्लीज़ डू कमेंट, प्लीज़ सजेस्ट मी एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। लेट्स होप फॉर द बेस्ट दैट ये सिचुएशन जल्दी से ओवर हो जाए, हम सब वापस से अपने काम में लग जाएँ, हम पहले जैसा जीवन जीने लगें। आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएँ।